नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स से संबंधित मेंडल के क्या एक्सपेरिमेंट थे और उससे यहाँ पर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर आनुवंशिक लक्षण या फिर जेनेटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सभी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो कि जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, जनक मतलब क्या होगा, पेरेंट्स। ठीक है, ये है हमारे पेरेंट्स और ये है इनकी आगे आने वाली जनरेशन। तो सभी जीवों में ऐसे कुछ लक्षण होंगे जो कि इन पेरेंट्स से अपनी आने वाली पीढ़ी में यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। तो उन लक्षणों को हम बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण या फिर जेनेटिक सिम्टम्स। ठीक है, अब हम बात करें कि आखिर आनुवंशिकी या जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ये अध्ययन करें कि ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किस विधि से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इनका कारण क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की जो शाखा होगी उसको हम बोलेंगे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता के पिता के बारे में। ठीक है, आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो 1822 से 1884 तक देखने को मिलता है। इन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को आनुवंशिकता या जेनेटिक्स के बारे में बताया था। इसी कारण इनको आनुवंशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द की। जेनेटिक्स शब्द की अगर बात करें तो ये दिया गया था वाटसन के द्वारा। वाटसन या फिर कभी कभी इनका नाम बैटसन भी हमें देखने को मिलता है। तो आप दोनों शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जेनेटिक्स शब्द दिया था वाटसन या बैटसन ने। अब हम बात करें जीन शब्द की, तो जीन शब्द दिया गया था विलियम जॉनसन के द्वारा। देखिए मिलता जुलता नाम है जीन और जॉनसन, तो आपको थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकी संबंधी मेंडल के प्रयोग के बारे में। देखिए मेंडल ने पूरी दुनिया को जेनेटिक्स के बारे में बताया, तो वैसे तो पता नहीं दिया होगा, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक पौधा होता है उद्यान मटर। ठीक है, इंग्लिश में इसको अगर बोले तो इसका नाम होता है गार्डन पी पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसके इन्होंने कुछ पौधे लिए और कितने पौधे लिए, वो लिए थे 7 जोड़ी पौधे। इन 7 जोड़ी पौधों पर मेंडल ने जेनेटिक्स से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद यहाँ पर कुछ अपने नियम दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे पहले तो ये बात आएगी कि मेंडल ने किस पौधे पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वहाँ पर ध्यान रखना है उद्यान मटर। और इसके लिए इन्होंने कितने जोड़ी पौधे लिए थे, तो वो लिए थे 7 जोड़ी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें एक बात निकल के आई कि प्रत्येक जोड़े में एक जो गुण होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा जो गुण होता है वो रेसेसिव होता है। ठीक है, और ये जो डोमिनेंट गुण होता है ये रेसेसिव गुण या अप्रबल गुण को दबाने की क्षमता रखता है। ठीक है, मतलब इन्होंने देखा कि प्रत्येक पौधे का जो जोड़ा है उसमें कोई ना कोई गुण ऐसा था जो कि दूसरे गुण को दबा रहा था। तो ऐसा गुण के लंबेपन को, जो लंबे पौधे थे उसको इन्होंने नाम दिया कैपिटल टी, और जो अप्रबल गुण था उसके बोनेपन को इन्होंने स्मॉल टी से व्यक्त किया। और इन्होंने पौधों में अलग अलग प्रकार के गुणों को प्रबल और अप्रबल गुणों में व्यक्त किया। चलिए देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पुष्प की स्थिति के बारे में बात करें तो जो एक्साइल कंडीशन होती है उसको इन्होंने प्रबल माना। ठीक है, एक्साइल कंडीशन क्या होती है, जैसे ये पौधे का तना है तो इसके इस तरफ फूल लग रहा है, इस तरफ एक फूल लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से चारों तरफ जब फूल लगते हैं तो उसको बोलते हैं एक्साइल कंडीशन। और जो टर्मिनल कंडीशन होती है उसको इन्होंने अप्रबल गुण माना। टर्मिनल कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई पौधा है, ठीक है, इस तरीके से पौधा बढ़ा और उसके आखिरी में सिर्फ एक फूल लग रहा है, तो इस तरह की जो कंडीशन थी उसको इन्होंने अप्रबल गुण माना, जिसको इन्होंने कहा टर्मिनल। ठीक है, पुष्प के रंग की अगर बात करें तो जो बैंगनी रंग के फूल होते हैं इसको इन्होंने प्रबल या डोमिनेंट गुण माना, और जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं उनको इन्होंने अप्रबल गुण मान लिया। ठीक है, सफ़ेद में क्या स्पेशल है, बैंगनी रंग हरा है तो थोड़ा स्पेशल रंग है, इसलिए इन्होंने इसको प्रबल गुण मान लिया। फली के रंग की बात करें तो फली के रंग में हरा रंग जो होता है उसको प्रबल माना और पीले रंग को अप्रबल माना। देखिए जब हम मटर लेने जाते हैं तो हम हरे हरे मटर लाते हैं, पीले मटर तो नहीं लाते हैं, तो पीला मटर क्या हो गया, अप्रबल गुण हो गया। बीजों की आकृति की अगर बात करें तो जो गोल बीज होते हैं इसको इन्होंने प्रबल गुण माना और झुर्रीदार बीजों को अप्रबल माना। तने की लंबाई में लंबे को प्रबल और छोटे को अप्रबल। फली की आकृति की बात करें तो जो फूली हुई फली रहती है उसको प्रबल गुण माना,
और बीजों के मध्य में दबा हुआ रहता है उसको अप्रबल गुण माना। बीज पत्रों के रंग की अगर बात करें तो पीले रंग के बीज पत्र जो होंगे उनको प्रबल गुण और हरे रंग के बीज पत्रों को अप्रबल गुण माना। ठीक है, ये फली के रंग से ठीक ऑपोजिट है। फली में हरा यहाँ पर डोमिनेंट था और बीज पत्रों के रंग में पीला यहाँ पर डोमिनेंट रंग माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं मेंडल के प्रयोगों के बारे में। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने सबसे पहले एक जोड़ी गुण को अध्ययन किया कि एक गुण जो है वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहा है, और उसके बाद इन्होंने 2 जोड़ी गुणों को एक साथ अध्ययन किया कि कैसे 2 जोड़ी गुण एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहे हैं। ये जो इनके एक्सपेरिमेंट थे एक जोड़ी और 2 जोड़ी गुणे वाले, इसको इन्होंने एक संकरी या फिर जिसको हम मोनोहाइब्रिड कह सकते हैं, और जो 2 जोड़ी गुण वाला था उसको इन्होंने द्विसंकरी या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मेंडल ने क्या किया कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके लिए एक लंबा पौधा का जोड़ा लिया और एक बोने पौधे के बीच क्रॉस कराया। ठीक है, एक तो लंबा पौधा ले लिया और एक बोना पौधा ले लिया। अब इसमें क्या इनको परिणाम प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिया लंबा पौधा और एक ये लिया इन्हें बोना पौधा। तो अगर लंबे पौधे को लंबे पौधे से क्रॉस कराया तो इनको लंबे पौधे मिले, लंबे पौधे को बोने पौधे से क्रॉस कराया तो जो पौधा मिला वो मिला था हाइब्रिड लंबा, और बोने पौधे को बोने पौधे से कराएंगे तो यहाँ पर बोना पौधा ही मिला, और लंबे पौधे को अगर बोने पौधे से कराया तो यहाँ पर हाइब्रिड लंबा मिला। तो यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुए उसमें जो फिनोटाइप रेशियो था, देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, ऐसे सिम्टम जो कि बॉडी में प्रकट हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी में दिख रहे हैं, उन सिम्टम को हम बोलेंगे फिनोटाइप, और ऐसे सिम्टम्स जो कि उसके जीन में उसका जो आनुवंशिक संगठन है उसमें वहाँ पर उपस्थित है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। ठीक है, तो जो फिनोटाइप रेशियो था उसमें लंबे और जो बोने पौधे थे उनका अनुपात था 3:1, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हाइब्रिड पौधा मिल रहा था इसका भी जो आनुवंशिक संगठन था वो तो हाइब्रिड था, पर इसका जो अपीयरेंस था, फिजिकली अपीयरेंस था, वो यहाँ पर लंबा था। तो कुल 3 लंबे पौधे मिले और एक बोना पौधा मिला। जबकि जीन की बात करें, आनुवंशिक संगठन की बात करें, तो उसमें हमें लंबे, हाइब्रिड और बोने पौधे का जो अनुपात था वो 1:2:1 था। ठीक है, एक पौधा लंबा था, शुद्ध लंबा, और 2 पौधे हाइब्रिड थे और एक बोना पौधा था। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड कोष। अब बात करें डाइहाइब्रिड कोष की, तो डाइहाइब्रिड कोष में क्या किया कि यहाँ पर 2 गुणों को एक साथ अध्ययन किया। अब 2 गुणों के लिए इन्होंने क्या किया, एक बीज ले लिया जो कि गोल तथा पीला था। ठीक है, इसमें 2 गुण हो गए कि ये गोल भी है और पीला भी है, और दूसरा जो बीज लिया वो था हरा और झुर्रीदार। ठीक है, तो यहाँ पर रंग का भी अध्ययन हो रहा है और उसके आकार का भी यहाँ पर अध्ययन हो रहा है, तो इसीलिए इसको इन्होंने डाइहाइब्रिड कोष किया। अब इसमें जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें ये रिजल्ट था कि जो गोल और पीला बीज था ये यहाँ पर डोमिनेंट गुण था। ठीक है, ये प्रभावी रहा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि जो मेंडल का डाइहाइब्रिड कोष था उसमें कौन सा बीज या फिर कौन सा गुण वहाँ पर डोमिनेंट रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, गोल तथा पीला बीज जो था वो यहाँ पर प्रभावी साबित हुआ था। अब यहाँ पर किस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त हुए, देखिए गोल तथा पीले बीज को इन्होंने यहाँ पर कैपिटल RR से यहाँ पर प्रदर्शित किया था, और जो हरे एवं झुर्रीदार बीज थे उनको यहाँ पर स्मॉल RR और स्मॉल YY से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। अब इसमें जो फिनोटाइप रेशियो था उसमें 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। मतलब 9 पौधे ऐसे थे जो कि शुद्ध गोल तथा पीले बीज वाले थे, 3 पौधे ऐसे थे जो कि हाइब्रिड गोल तथा हरे बीज वाले थे, और 3 पौधे ऐसे थे जो कि झुर्रीदार और पीले बीज वाले थे, ये भी हाइब्रिड थे, और एक पौधा ऐसा था जो कि शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीज वाला था। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो जो था वो 9:3:3:1 के अनुपात में यहाँ पर प्राप्त हुआ। और जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करें तो ये प्राप्त हुआ था 1:2:1:2, ठीक है, और 4:2:1:2:1। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1:2:1:2 और बीच में 4 आ गया, और फिर 2:1:2:1, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद रख पाएंगे। ये रेशियो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा माइंड में ये बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर कौन कौन से नियम दिए। तो प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने जो जेनेटिक्स के नियम थे वो 3 नियम दिए। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इनमें पहला और जो दूसरा नियम था वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड था, और जो तीसरा नियम मेंडल ने दिया वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे यहाँ पर डिपेंड था। चलिए सबसे पहले हम पहले नियम की ही बात करते हैं। तो पहले नियम को हम बोलते हैं प्रभाविकता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके आधार पर इन्होंने पहला नियम दिया और उसमें कहा
कि एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध माता या पिता में संकरण करने से, ठीक है, मतलब ऐसे शुद्ध माता या पिता जिनमें एक जोड़े विपरीत गुण हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। मतलब कि जो डोमिनेंट गुण होगा वही वहाँ पर प्रथम पीढ़ी में दिखेगा और जो डोमिनेंट गुण नहीं होगा वो वहाँ पर छिप जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल प्रभावी गुण ही दिखाई दे रहा है तो वो प्रभावी गुण ही वहाँ पर है, ठीक है। जो अप्रभावी या फिर जो डोमिनेंट गुण नहीं है वो भी वहाँ पर उपस्थित अवश्य रहता है, जो कि आने वाली पीढ़ी में वहाँ पर दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली पीढ़ी होगी उसमें सिर्फ डोमिनेंट गुण दिखता है, बट जो डोमिनेंट गुण नहीं है वो भी वहाँ पर उपस्थित अवश्य रहता है, जो कि दूसरी पीढ़ी में वहाँ पर जाकर प्रकट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो मेंडल के दूसरे नियम का नाम है पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रेशन। ये नियम बताता है कि लक्षण कारकों, ये जिनको हम जीन बोलते हैं, इसके जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी युग्मक में पहुंचता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे माता में, ठीक है, माता में भी जो जीन होगा उसके दो कारक होंगे और पिता में भी जो जीन होंगे उसके दो फैक्टर होंगे। अब ये क्या होगा, जब जोड़ा बनाया जाता है, जब संतान के लिए जोड़ा बनता है तो इसमें क्या होता है, ये दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं और एक फैक्टर यहाँ से माता से आता है और एक फैक्टर पिता से आता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है कि इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुँचता है। तो एक फैक्टर इसको माता से मिल गया, एक फैक्टर पिता से मिल गया, तो इसी कारण एक मात्रक एवं एक पेत्रक कारक संतान में अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि एक माता से मिला है एक पिता से मिला है, इसलिए दोनों ही फैक्टर जो होंगे वो संतान में अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि युग्मक जो है वो शुद्ध आ रहे हैं, एक माता से आ रहा है और एक पिता से आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करें मेंडल के तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम यहाँ पर आता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब ये नियम कहता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसमें कारक स्वतंत्रतापूर्वक मिश्रित हो सकते हैं व नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उस पर डिपेंड था। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि जो गोल तथा पीले बीज थे, ठीक है, गोल और पीले बीज थे, तो इसमें क्या होता है, दो गुण यहाँ पर आ रहे हैं, एक गोल वाला भी आ रहा है, पीला वाला भी आ रहा है। तो ये जो गोल गुण है और जो पीला गुण है ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यही बात यहाँ पर कही है कि जब दो जोड़ी विपरीत गुणों लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराएंगे तो दोनों लक्षण अपने अपने स्वतंत्र रूप से वहाँ पर पृथक होंगे, ठीक है। पीला वाला लक्षण भी यहाँ पर चलेगा, गोल वाला लक्षण भी चलेगा, झुर्रीदार वाला भी चलेगा और जो यहाँ पर हरा रंग था वो भी चलेगा। तो ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ये अलग अलग अपने तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, ये एक दूसरे सिम्टम को यहाँ पर प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आनुवंशिकी से संबंधित जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।